गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जब मेरा वीडियो देखो तब आपका नमस्कार। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल को लेके। और आपको बता दें, आपको इसके पहले क्लास में आपको डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिए थे और साथ ही साथ कुछ समस्याएं आ रही थी, समस्याओं को पढ़े थे। तो आइए हम लोग परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद, न्यूट्रॉन के बाद ये हुआ जब ये सब एटॉमिक खोज दिया गया तो कुछ ऐसे मॉडल प्रस्तुत किए गए जिस मॉडल से उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटम में रहने का कुछ अस्तित्व लाया गया। उस मॉडलों में सबसे अच्छा मॉडल जे थॉम्सन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल है, यानी कि दो मॉडल, एक मॉडल जे थॉम्सन मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। देखिए दो मॉडल आपको, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, ये आपको मॉडल सबसे अच्छा मॉडल रहा। तो आइए हम लोग इन्हीं दो मॉडलों पे चर्चा आज करेंगे। इन दो मॉडल में सबसे पहले जे थॉम्सन परमाणु मॉडल को हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जे थॉम्सन मॉडल 1898 ईस्वी में, देखिएगा 1898 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया। 1898 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल में क्या किया गया देखिएगा, क्योंकि जे थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन ने इसको खोज किया था, इसलिए इस मॉडल का नाम हम लोग जे थॉम्सन मॉडल रखे। तो आइए हम लोग इनमें से देखते हैं कैसे क्या किया। जे थॉम्सन मॉडल ने कहा जो परमाणु होते हैं स्फेरिकल होते हैं, गोले टाइप में, और इस गोले का जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर। देखिएगा जो रेडियस परमाणु मॉडल को रखा गया, यानी जे थॉम्सन मॉडल में जो बताया गया कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और जो इसकी रेडियस होती है 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक रेडियस का एक सूक्ष्म जो है कि आपका ये स्फेरिकल साइज यानी कि गोले में है। और इसमें देखिए ये बताया गया कि पूरे पार्ट को, यहाँ हम लोग जैसे पूरे पार्ट को, ये जो जितना भी सर्किल के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को कहा गया कि ये प्रोटॉन है। पूरे पार्ट में क्या है, इसको कहा गया प्रोटॉन है। और इसमें यानी कि इसको प्रोटॉन कहा गया। देखिएगा इसमें क्या है, प्रोटॉन है। और इसी में जो है कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। तो कहा गया कि प्रोटॉन ये पूरा है, सफेद वाला पार्ट प्रोटॉन है और ये ब्लैक वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन में एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। तो धसे होने के कारण अब देखिए अब कैसे धसे होते हैं, जैसे आप लोग ने तरबूज देखा है। तरबूज क्या होता है, तरबूज को काट दो और गूदे वाले पार्ट को, जो रेड भाग होता है उसको प्रोटॉन माना गया और जो बीच धसे होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन माना गया। यानी कि जिस तरह तरबूज में सीड धसे होते हैं उसी प्रकार प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और यानी कि ये कहा गया, इसलिए इसको एक नाम दिया गया वाटरमेलन, यानी कि तरबूज मॉडल। क्या नाम दिया गया इसको, तरबूज मॉडल भी इसको नाम हम रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि ये तरबूज जैसे दिखाई देता था, यानी कि इसको क्या कहा गया, तरबूज, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी नाम दिया गया, एटॉमिक मॉडल नाम दिया गया। इसको थॉम्सन, देखिए इसको थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। इसको एक और नाम दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना गया। इसको रेजिन मॉडल के नाम से भी जाना गया। ट्रेन की वाटरमेलन, जिस प्रकार एक तरबूज में सीड धसे होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रूपी गुदे में धसे रहते हैं। क्या होते हैं, परमाणु रूपी प्रोटॉन रूपी गुदे में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, यानी कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन। अब ये भी कहा गया, देखिएगा इस मॉडल में, अब ये जाने कि इसका 10 मीटर 10 रेडियस होता है
प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। साथ ही साथ कहा गया कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन भी कहा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन भी कहा गया। देखिए इसको वाटरमेलन मॉडल मान, प्लम पुडिंग मॉडल मान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन, तो क्या होंगे, ये होंगे न्यूट्रल। क्या होंगे, ये न्यूट्रलाइज होंगे, यानी कि ये जो थॉम्सन परमाणु मॉडल में कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, तो ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं। और ये जब धसे होते हैं तो इनकी जो प्रमाण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। प्रमाण की संरचना क्या होती है, प्रमाण की संरचना अस्थायी होती है। प्रमाण की संरचना अस्थायी होती है। देखिएगा, न्यूट्रलाइज होते हैं, प्रमाण की संरचना अस्थायी होती है। कौन बताया, ये बताया आपका कि जे थॉम्सन मॉडल। और एक और कार्य बताया गया, जैसे तरबूज को आप द्रव्यमान मापते हो तो संपूर्ण द्रव्यमान पूरे तरबूज पे लगा रहता है। इसी तरह प्रमाण का भार, प्रमाण का द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये देखिए, ये क्या था, ये आपका जे थॉम्सन का मॉडल 1998 में दिया गया। कहा गया कि ये स्फेरिकल साइज होता है, इसके 10⁻10 मीटर इसकी रेडियस होती है, और इसमें प्रोटॉन रूपी गुदे में इलेक्ट्रॉन रूपी सीड रूपी इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी कि जिस तरह तरबूज में लाल पार्ट होता है गुदा, उसमें सीड धसे होते हैं, उसी प्रकार प्रोटॉन इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और धसे रहने की वजह से इनकी संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए न्यूट्रलाइज होती है। और इसका प्रमाण का द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये अच्छा कुछ दिन तक ये मॉडल बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन बाद में रदरफोर्ड के मॉडल के बाद इस मॉडल का अस्तित्व, यानी हम कहें इसका फीडबैक हो गया। उनके प्रमाण रदरफोर्ड मॉडल खोजने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो गई, ये नकार दिया गया। यानी कि ये नहीं पता चल पाया कि कैसे अब प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन कैसे धसेंगे। ये इसको संपूर्ण सफल व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। तो आइए हम लोग अगला जो मॉडल पढ़ते हैं वो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल एटम में देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो है कि 1911 ईस्वी में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग जायज करने के लिए एक प्रयोग उसने किया। तो किया क्या, एक लेड का ब्लॉक लिया। देखिएगा, ऐसे ही एक लेड का ब्लॉक लिया। इस लेड के ब्लॉक में रेडियम पदार्थ रखा, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है। यहाँ क्या रखा, रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा, और इसमें एक थोड़ा यहाँ पे एक स्लिट लगा दिया, और इसके सामने एक जो है कि स्वर्ण की पतली पन्नी रखा, और स्वर्ण की पन्नी के चारों तरफ एक वृत्ताकार में जेनेरियस का पर्दा लगा दिया। देखिएगा, लेड का ब्लॉक लिया और इसमें रेडियम पदार्थ रखा यहाँ पे, और बीच में स्लिट लगा दिया, और स्वर्ण की पतली पन्नी के बाहर एक जेनेरियस जिंक सल्फाइड का जो प्रतिदीप्त होता है, यानी कि चमकता है। अब पढ़े हो, इसके पहले पढ़ाए थे, प्रदीप्त होता है या स्फुर्दित होता है, उसका जेनेरियस का एक पर्दा लगा दिया। किया क्या, जब यहाँ लेड ब्लॉक में रेडियम पदार्थ रखा तो देखा कि यहाँ की अल्फा किरणें चल रही हैं।
अल्फा कणें जाती है सीधे रेखा में, अल्फा कणें जा रही है, देखिएगा क्या हो रही है, अल्फा कणें सीधे रेखा में जा रही हैं और ये जाके स्वर्ण के पतली पन्नी, स्वर्ण के पतली पन्नी यानी सोने की पतली पन्नी में क्या किया, जब ये अल्फा कण जाके यहाँ जा रहे हैं तो कुछ अल्फा कणें इधर जाके बाहर निकल जा रही हैं। और कैसे पता चल रहा है बाहर निकल रही है, पता कैसे चल रहा है बाहर निकल रही है, देखिएगा पता ऐसे चल रहा है कि यहाँ जो पर्दा पे जेनेरस पर्दा है, जब पर्दा पे जाके गिर रही है तो चमक उत्पन्न हो रही है, देखिए चमक उत्पन्न हो रही है। कुछ देखा गया, कुछ कणें जो है कि ये इसके 90 डिग्री पर, बहुत 2000 में से मान के चलिए एक 90 डिग्री पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, 90 डिग्री पे जो है कि कन्वर्ट हो जा रहे हैं कुछ कण जो है कि इसके 90 डिग्री से अधिक कोण पे भी डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल ने प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड ब्लॉक लिया, उसमें रेडियम पदार्थ रखा और अल्फा कण को ये सोने की पतली पन्नी पर, स्वर्ण की पतली पन्नी पर बमबारी कराया और देखा कि मैक्सिमम जो कण है वो जेडेनियस पर्दा पे, जिंक सल्फाइड के पर्दा पे जाके चमक उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चमक उत्पन्न कर रहे हैं। और कुछ कण क्या कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ मैक्सिमम 90 डिग्री से अधिक कोण पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। तो ये जो है कि ये ऐसा प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला आप देखेंगे। तो देखिएगा अभी हम लोग देख रहे थे एक लेड बना के, वही प्रयोग देख रहे हैं। एक सोने की पतली ये पन्नी है, ये देखेंगे सोने की पतली पन्नी है, ये स्वर्ण की पतली पन्नी है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतर अल्फा कण, जो अधिकतर अल्फा ये अल्फा कण है, ये सारे क्या है अल्फा कण है। अधिकतर अल्फा कण जो है कि धातु की पन्नी पतली से पार होकर एक सीधी रेखा में चली गई। मैक्सिमम कण क्या होती है, मैक्सिमम जो अल्फा कण होती है पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में चली जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं। देखिए कुछ कण क्या होते हैं, कण विक्षेपित हो जा रही हैं। समझिए 2000 में से एक कण क्या होता है, विक्षेपित मार्ग से हो जाते हैं और बहुत अल्फा कण उच्च कोण से विक्षेपित होते हैं। मतलब बहुत ही ये वाला बहुत कम ही कण क्या होते हैं, उच्च कोण में विक्षेपित होते हैं और बहुत कम अल्फा कण ऐसे पाए गए जो 180 कोण पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। देखिएगा 180 अंश पे विक्षेपित हो जा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें इनका प्रयोग, अगर भाष लिखना चाहें तो प्रयोग क्या होगा, अधिकतर अल्फा कण धातु के पन्नी से पार होकर एक सीधी रेखा में चली गई। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होकर लगभग 2000 में से एक विक्षेपित हो गए और बहुत अल्फा कण उच्च कोण में विक्षेपित हो गए और बहुत कम अल्फा कण ऐसे पाए गए जो 180 अंश के कोण पर विक्षेपित हुए। तो ये तो इनका प्रयोग रहा। अब हम लोग थोड़ा इसका निष्कर्ष देखेंगे कि रदरफोर्ड ने इन पे क्या निष्कर्ष निकाला, इसको हम लोग देखेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकाला देखिएगा, और प्रमाण का अधिकांश भाग खोखला होता है। प्रमाण का अधिकांश भाग खोखला कैसे देखेंगे, मैक्सिमम कण क्या हो रहे थे कि बाहर निकल जा रहे थे। मैक्सिमम कण जो कि पतली पन्नी को बेचते हुए बाहर निकल जा रहे थे, उससे क्लियर हुआ प्रमाण का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिएगा बहुत ही कम कण क्या होते, विक्षेपित होते थे। इससे क्लियर होता है प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित होता है जिसे प्रमाण का नाभिक कहते हैं। यानी कि बहुत ही कम कण क्या हो रहे थे, अल्फा कण लौट के वापस हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। तो प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित होता है जिसे प्रमाण का नाभिक कहते हैं। यानी कि बहुत कम क्या हो रहे, रिटर्न हो रहे थे। और 2000 में एक कण वो थे कि 180 पे रिटर्न हो रहे थे। ऐसे एक क्लियर हुआ कि भारी धनावेशित भाग का आयतन प्रमाण के संपूर्ण आयतन के छोटे के भाग के बराबर होता है। तथा देखिए अल्फा कण धातुओं के नाभिक पर उपस्थित धनावेश भी अलग अलग होते हैं।
ये इतना निष्कर्ष निकला रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल से। क्या क्या निकला? प्रमाण का अधिकांश भाग खोखला होता है। प्रत्येक प्रमाण के केंद्र पर एक सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित होता है जिसे प्रमाण का नाभिक कहते हैं। भारी धनावेशित भाग नाभिक का आयतन प्रमाण के संपूर्ण आयतन का एक छोटा सा भाग होता है और धातुओं के नाभिक पर उपस्थित धनावेश भी अलग अलग होते हैं। ये निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष को आप लोग लिखेंगे निष्कर्ष को। तो देखेंगे, अगर हम प्रमाण अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। प्रमाण अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन होता है। प्रमाण मॉडल से क्लियर हुआ, यानी कि रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल से क्लियर हुआ कि प्रमाण अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होते हैं। प्रमाण का केंद्रीय भाग जो अति सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसमें प्रमाण का कुल धनावेश और समस्त द्रव्यमान निहित होता है, नाभिक कहलाता है। यानी कि प्रमाण का केंद्रीय भाग, यानी कि आप देखें कि हम लोग फाइनली यही देखें कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार होने के कारण विद्युत कण की उदासीन होता है। और प्रमाण का केंद्रीय भाग होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, यहाँ देखिए, जो केंद्रीय भाग होता है वो केंद्रीय भाग अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है? एकदम छोटा सा होता है। और इसमें कुल धनावेश, यहीं पे कुल धनावेश पाए जाते हैं। यानी धनावेश कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे धनावेश पाए जाते हैं, इसके पार्ट में। तो ये यहाँ धनावेश भाग पाए जाते हैं, यहीं पे धनावेश भाग पाए जाते हैं। और इस धनावेश भाग को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। और जहाँ धनावेश भाग पाए जाते हैं इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नाभिक बोलते हैं। यानी कि ये क्लियर हुआ कि जो प्रमाण होता है वह सूक्ष्म और गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन होता है। अर्थात कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होते होंगे? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं? नाभिक के बाहर। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विद्युत आकर्षण के कारण ये क्या होता है? उदासीन होता है। और जो केंद्रीय भाग होता है वह केंद्रीय भाग ही जो है कि प्रमाण का कुल धनावेश और कुल द्रव्यमान होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिक। और भिन्न भिन्न परमाणुओं में नाभिक में धनावेशों की संख्या भिन्न होती है। जैसे देखिएगा, हाइड्रोजन में 1 होता है जबकि सोडियम में 11 होता है धनावेश। तो अलग अलग नाभिक में धनावेशों की संख्या अलग अलग होती है। नाभिक का आकार प्रमाण के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का जो आकार होता है प्रमाण के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इनको इस मॉडल को, इसलिए इस मॉडल को कहते हैं ग्रही मॉडल। इस तरह सूर्य के चारों तरफ 7 ग्रह घूमते रहते हैं, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसलिए इसे ग्रही मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ग्रही मॉडल भी हम लोग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आपस में आकर्षण विद्युत बल के कारण बंधे भी रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका रदरफोर्ड का मॉडल। अगला हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रमाण संख्या और द्रव्यमान संख्या पे। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक है प्रमाण संख्या और द्रव्यमान संख्या पे बात करते हैं। देखेंगे अगला हम लोग प्रमाण संख्या किसे कहते हैं? प्रमाण संख्या एक्चुअली आपने देखा कि नाभिक का जो समस्त भार है, जो नाभिक का समस्त भार है वो किस पे निर्भर करता है? उसके नाभिक पर निर्भर करता है। यानी कि प्रमाण का समस्त भार उसके नाभिक पर निर्भर करता है। कितना उसका नाभिक का भार होगा, समस्त प्रमाण का भार होगा। यानी कि हम कहें प्रमाण संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रमाण संख्या किसे कहते हैं? कि नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि नाभिक में हम कहेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, को हम लोग बोलते हैं प्रमाण संख्या। देखिए प्रोटॉनों को हम लोग P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। और अगर हम प्रमाण संख्या को Z से दर्शाएं तो Z बराबर क्या होगा? P। Z बराबर क्या होगा?
P, यानी कि परमाणुओं प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। तो Z बराबर P, यदि परमाणु संख्या को हम लोग Z से दर्शाएं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को P से दर्शाएं तो Z बराबर P। और किसमें होगा, ये उदासीन, जो उदासीन परमाणु होंगे, उदासीन परमाणु में होंगे। किसमें होंगे, उदासीन परमाणु में होंगे। ये किसमें होंगे, उदासीन परमाणु में होंगे। तो उदासीन परमाणु में जो है कि Z बराबर P, तो क्या Z बराबर E हो सकता है क्या, अगर हम कहें E बराबर P, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन, किसमें, उदासीन परमाणु में। किसमें, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन। तो उदासीन परमाणु की लिए बात करें तो Z इजकल टू P और इजकल टू E, ये क्या होगा, एक सूत्र मिल गया। Z परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसमें है, ये आपके परमाणु की संख्या में। एक चीज और आपको बता दें, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या नाभिक में, नाभिक के समस्त भार जो होता है वही द्रव्यमान संख्या होता है। और नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं A इजकल टू P प्लस N, एक और फार्मूला मिल गया कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया, P प्लस N। यानी कि हम कह सकते हैं परमाणु में, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, Z बराबर P होता है। और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो Z बराबर P इजकल टू E। और द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसको हम मान सकते हैं A इजकल टू P प्लस N, ये आप हो सकता है, ये A इजकल टू P प्लस N। अगर P प्लस N तो ये भी लिख सकते हैं, या A इजकल टू Z प्लस N, A इजकल टू Z प्लस N, क्योंकि P इजकल टू Z होता है, P इजकल टू Z आपने पढ़ा, Z इजकल टू P, तो A इजकल टू Z प्लस N भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया। चलिए हम थोड़ा एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं, हम एक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ब्रोमीन 80-35, ब्रोमीन है और 35-80 में, क्वेश्चन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। इसमें देखेंगे ये वाला एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या देखेंगे, परमाणु संख्या Z बराबर दिया है, परमाणु क्रमांक बराबर 35, यानी कि इसका प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 35 होगा। ये अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 35। ये क्लियर हो गया। अब इसका द्रव्यमान संख्या दिया है, यानी कि द्रव्यमान संख्या दिया है 80। द्रव्यमान संख्या, इसको देखिएगा, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला होता है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर दिया है, द्रव्यमान A इक्वल टू 80। तो आप जानते हैं A इक्वल टू Z प्लस P, क्या होता है, Z प्लस P, P प्लस N। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, P प्लस N, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये दिया है 80, P की संख्या दिया है आपका 35 प्लस N, N बराबर क्या हो जाएगा
80 माइनस 35 इजकल टू 5 और 4 45। तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो गई। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, इसको उतार लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। उतारेंगे, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है, किसी स्पीसीज में, क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। क्रमशः 18, 16 और 16 है। तो इसका प्रतीक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका प्रतीक पूछ रहा है। प्रतीक पूछ रहा है, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16, 16 है। इसकी प्रतीक, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिएगा, इसमें दिया क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है? 16। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 दिया तो इसका परमाणु क्रमांक भी 16 हो गया, यानी कि Z बराबर भी इसका 16 होगा। अब परमाणु क्रमांक 16 वाला क्या होता है? सल्फर होता है। अतः यह क्या आया? यह तत्व क्या है? सल्फर है। सल्फर है। एक चीज है, यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। अर्थात इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, इसलिए यह प्रमाण क्या होगा? उदासीन नहीं होगा। ये बराबर रहता तो प्रमाण क्या होता? उदासीन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन की कमी है, प्रोटॉन की कितनी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितनी हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी 18 माइनस 16 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें, इसका जो न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? दिया है 16। तो इसका अगर हम ए निकालें, द्रव्यमान संख्या, तो होता है आपका P प्लस N, यानी कि 16 प्लस 16, इसका कितना हो जाएगा? 32। ये कितना हो जाएगा? 32। तो हम लोग इसका प्रतीक दिखाए तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, सल्फर 32, 18, ऐसे 18 नहीं 16, और यहाँ S2 माइनस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ऐसे हम लोग इसका प्रतीक दिखा सकते हैं। इसका मतलब एक चीज है, आपको यहाँ एक सोचने वाली बात है। अगर ऐसे दिया हो, ऊपर दिया हो A और नीचे दिया हो Z, ये केवल उदासीन प्रमाण के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है? उदासीन प्रमाण के लिए। ये केवल उदासीन प्रमाण के लिए मान्य है।
उदासीन परमाणुओं के लिए है। किसके लिए है? केवल उदासीन परमाणुओं के लिए है। ठीक है, ओके। तो अगला हम लोग देखते हैं, इसी में समस्थानिक और संभारिक को छोड़ते हैं हम लोग, थोड़ा रदरफोर्ड मॉडल का दोष भी देख लेते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का दोष क्या है, तो देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है तो जो है कि ऊर्जा उत्सर्जन करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जन करता है। अब देखिए ये आपका क्या है? प्रोटॉन है, चारों तरफ प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, एक दिन नाभिक में गिर जाएगा। मैक्सवेल ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन करने के कारण उनके पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी और एक दिन नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये इसके बारे में नहीं बता पाए रदरफोर्ड ने। पहला क्या किया कि क्लार्क मैक्सवेल के ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं उसके विषय में रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया कि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो नाभिक में एक दिन गिर जाएंगे। दूसरा क्या था, यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जन करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, और नाभिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस दशा में रहते हैं, यानी कि ये नहीं बता पाए, रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहाँ रहते हैं, नाभिक में किस तरह रहते हैं, ये नहीं बता पाए। नाभिक में किस तरह व किस दशा में रहते हैं, किस दशा में रहते हैं, इसके बारे में नहीं बता पाए रदरफोर्ड। ये भी एक तरह से कमी ही था, लिमिटेशन ही था। और ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि अल्फा प्रकीर्णन से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, यानी कि कोई जानकारी इलेक्ट्रॉनों के बारे में नहीं प्राप्त की, परमाणु की संरचना कोई नहीं थी। तीसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन की कोई जानकारी नहीं थी, प्रोटॉन की कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। तो इससे क्लियर हो रहा है कि परमाणु की संरचना कैसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोई जानकारी नहीं थी। क्लार्क मैक्सवेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, इसके बारे में नहीं बता पाए। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में किस दिशा में रहते हैं, इसको नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोई जानकारी नहीं थी, ये भी नहीं बता पाए। और एक और चीज, जब परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम का स्थान पर सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाओं नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा। रदरफोर्ड परमाणु रैखिक स्पेक्ट्रम को समझने में, यानी कि चौथा कह दें कि लीनियर स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम को समझने में रदरफोर्ड मॉडल असफल। तो ये आपका रहा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अगले हम लोग वीडियो में हम लोग अगला इसमें टॉपिक लेके चलते हैं। तब तक आपको धन्यवाद।